हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टे कंसिस्टेंट। आई होप आप सभी लोग हेल्दी होंगे और अपने गोल्स की ओर डेली बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज से हम शुरू करेंगे एमपीपीएससी के जो जीएस पेपर्स हैं, जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो उनकी एक सीरीज़ प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को कंप्लीट करने की, जो है किसी भी एग्ज़ाम की जो सबसे मेन चीज़ होती है उसको पास करने की जो की है वो होते हैं उसकी प्रीवियस ईयर्स पेपर और सिलेबस। तो सिलेबस जो है हमने पहले ही डिस्कस कर चुका है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके पहले भी हमने 2015 से लेकर 2020 तक के जो प्री पेपर्स हैं एमपीपीएससी के वो सारे बहुत ही अच्छे से डिस्कस किए हैं। आज से हम शुरू करेंगे एमपीपीएससी के जो जीएस के पेपर्स हैं इनको कंप्लीट करना। तो अब हम पहले तो जीएस फर्स्ट को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जीएस पेपर्स का जो कैसा पैटर्न है वो सब। तो अगर जीएस पेपर के पैटर्न की अगर बात करते हैं तो आपने अगर नया सिलेबस देखा होगा या थोड़ा बहुत भी आपको नॉलेज होगा एमपीपीएससी की नई अपडेट के बारे में, तो उसमें जो था पहले का जो पैटर्न था उसमें कैसा होता था कि जो थे क्वेश्चन जो थे 3 पार्ट में डिवाइडेड थे। जैसे कि अगर एमपीपीएससी के मेंस की अगर हम बात करते हैं, मेंस एग्ज़ाम, ठीक है, पेपर पैटर्न की अगर बात करते हैं, जो पुराना जो ओल्ड पेपर पैटर्न जो था उसमें कैसा होता था कि 3 टाइप के एक तो क्वेश्चंस आते थे। एक तो वेरी शॉर्ट होते थे यानी कि 3 मार्क वाले, ठीक है, उसमें आपको 45 शब्दों 45 जो वर्ड्स होते हैं उसमें आपको डिफाइन इसको करना था। फिर उसके बाद आ जाते हैं थोड़े से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये जो होते थे ये इसके देखिए, ये 3 नंबर वाले जो थे 15 क्वेश्चंस आते थे जो अभी भी वैसे ही आते हैं। लेकिन जो ये 6 नंबर वाले होते थे ये जो 10 क्वेश्चन आते थे, देखिए 6 नंबर वाले थे ये क्वेश्चन, और ये जो थे 10 क्वेश्चन आते थे यानी कि 10 क्वेश्चन 6 नंबर वाले ईच क्वेश्चन, ठीक है। इसमें जो वर्ड लिमिट जो होती थी ये होती थी 150 वर्ड्स की। फिर जो एक लॉन्ग क्वेश्चन आते थे, लॉन्ग क्वेश्चन जो होते थे ये 3 क्वेश्चंस आते थे, जो हर क्वेश्चन जो होता था ये 15 मार्क्स के लिए होता था, ठीक है। 3 क्वेश्चंस आते थे, 15 मार्क्स का ये होता था, और इसमें वर्ड लिमिट जो थी 300 वर्ड्स थी। ये था एमपीपीएससी के मेंस पेपर का पुराना पैटर्न। अगर अब पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो अब पैटर्न जो है ये थोड़ा सा चेंज हो गया है, ठीक है, चेंज हो गया है पैटर्न। तो चेंज कैसा हुआ है, अब न्यू पैटर्न ये कहता है कि इसमें भी जो है 3 टाइप के क्वेश्चंस तो ज़रूर आएंगे। एक होंगे वेरी शॉर्ट, एक होंगे शॉर्ट और एक होंगे लॉन्ग, ठीक है। वेरी शॉर्ट जो होंगे ये 15 क्वेश्चंस आएंगे, शॉर्ट जो होंगे ये 10 क्वेश्चन आएंगे, और लॉन्ग जो होंगे ये 5 क्वेश्चन आएंगे। जो 15 क्वेश्चंस थे वो 3 नंबर के ही होंगे। शॉर्ट जो क्वेश्चन थे ये यहाँ पर 6 नंबर के आते थे, अब आएंगे 5 नंबर का एक क्वेश्चन, ठीक है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन थे ये पहले 15 नंबर का एक क्वेश्चन आता था, अब जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन आने वाले, तो ये 11 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो देखिए इसे डिवाइड ऐसे किया है कि जो अगर सिलेबस आपने देखा है तो हर जो पेपर है, ठीक है, हर जो पेपर है ये डिवाइडेड है 5 यूनिट में। 5 यूनिट में जो है ये डिवाइड है, यूनिट फर्स्ट, सेकेंड, यूनिट थर्ड। सिलेबस नहीं देखा है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि सिलेबस को बिल्कुल ज़रूर देखें। बिना सिलेबस के तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो जो हर पेपर जो है इसका सिलेबस जो है 5 यूनिट में डिवाइडेड है। तो जो हर यूनिट है, देखिए पेपर जो है 300 नंबर के पेपर होने वाला है, तो उसको पार्ट ए और बी में, ये भी मैंने पहले ही वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। पार्ट ए और बी, तो यानी कि एक जो पार्ट है ए है ये 150 नंबर का, और पार्ट बी जो है ये 150 नंबर का आने वाला है। तो जो 150 नंबर है इसको 5 यूनिट में ऐसे 30-30 मार्क्स में जो है डिवाइड किया है, ये फिर 30 मार्क्स में। तो हर यूनिट से जो है 3 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट वाले,
वेरी शॉर्ट वाले 3 क्वेश्चंस आएंगे 3 नंबर के, वेरी शॉर्ट वाले यानी कि हो गए ये 9 नंबर के। फिर शॉर्ट वाले आएंगे 2 क्वेश्चंस, ठीक है, शॉर्ट वाले आएंगे 2 क्वेश्चन और लॉन्ग वाला आएगा 1 क्वेश्चन। टोटल मिला के हर यूनिट से जो है, हर यूनिट जो है बहुत अच्छे से इस बार डिफाइन कर दी गई है, तो समझने में बहुत आसानी होंगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चूंकि अभी हम देखने वाले हैं एमपीपीएससी के 2015 का जो पेपर है, सबसे पहले हिस्ट्री का देखेंगे, पार्ट ए 150 नंबर का है। ये जो नंबर है वो नहीं चेंज हुआ है, बस जो पेपर पैटर्न है, क्वेश्चंस का जो वर्ड लिमिट है वो चेंज हो गई है और जो मार्क्स मिलने वाले थे उन पे वो चेंज हुआ है। क्योंकि पहले जो थे लॉन्ग आंसर में कितने 3 ही क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर में जो थे 3 क्वेश्चंस आते थे पुराने, इसमें नए इसमें आने लग गए 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आपको ये अभी पेपर पैटर्न समझ में आ गया होगा। नहीं अगर आपको समझ में आ गया है सो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो देखिए ये जो है 2015 का पेपर है, यानी कि ये इसका जो पेपर पैटर्न है ये पुराने वाले पेपर पैटर्न से रिलेटेड है। तो अगर इसको हम देखते हैं तो सबसे पहले देखिए ये जो है आप पीडीएफ फॉर्म में भी आपको ऑनलाइन ये पेपर कहीं भी मिल जाएगा। मुझे लगा कि मुझे इसे लिख लेना ज़्यादा बेहतर है, जिससे मेरा रिवाइज भी हो जाए, इसलिए मैंने इन्हें लिख लिए है अपने बुक में। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट करवा लें या मोबाइल में रहने दे, वैसे ही बस ज़रूरी है पढ़ना। तो सबसे अगर पहले बात करते हैं एमपीपीएससी के पेपर 2015 का जो जीएस फर्स्ट का पेपर है, उसमें पार्ट है जो कि हिस्ट्री का है, 150 मार्क्स में डिवाइडेड है। मैंने बता दिया 3 टाइप के आपको क्वेश्चंस आएंगे, एक तो होगा वेरी शॉर्ट, सेकंड होगा शॉर्ट आंसर, फिर थर्ड होगा लॉन्ग आंसर, ठीक है। सबसे पहले वेरी शॉर्ट में देखिए 15 इसमें क्वेश्चंस आते हैं, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेस ये होता है, ठीक है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इरेजमस, ठीक है, इरेजमस यानी कि क्या है, मिडिवल हिस्ट्री से आया हुआ क्वेश्चन है। बास्तिल का युद्ध वर्ल्ड हिस्ट्री से आया हुआ, अभी जो नया सिलेबस है इसमें से वर्ल्ड हिस्ट्री तो पूरा गायब ही हो चुका है। ऋग्वेद, ठीक है, थर्ड है ऋग्वेद के बारे में पूछा है। आपको इसमें मेजरली 3 पॉइंट्स जो है बहुत अच्छे वाले और इम्पॉर्टेंट वाले लिखने ज़रूरी होते हैं, ताकि आपको अच्छे से नंबर मिल जाए। मोहनजोदड़ो का वृहद स्नानागार यानी कि एंशियंट हिस्ट्री से आया हुआ क्वेश्चन है। कालिदास, ठीक है, कालिदास जो है आर्ट और कल्चर से भी रिलेटेड है, एंशियंट हिस्ट्री से भी रिलेटेड है। हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड है। अफजल खां घटना, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, मुस्लिम लीग मॉडर्न हिस्ट्री, दांडी मार्च मॉडर्न हिस्ट्री से आया हुआ क्वेश्चन है। एनी बेसेंट जो भी मॉडर्न हिस्ट्री से आया हुआ क्वेश्चन है। क्रिप्स मिशन, ठीक है, तो इनमें ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है 3 नंबर के क्वेश्चन। क्रिप्स मिशन, पूना पैक्ट क्या था, हैदर अली कौन थे, ठीक है, ये हैदर अली और सैयद अली ये सब आपने नाम सुने होंगे। बालकृष्ण शर्मा नवीन, ठीक है, ये तो नए हैं, ये तो मध्य प्रदेश के जो आर्ट कल्चर है उससे भी हो सकता है, जो कवि होते हैं उससे हो सकता है। तो 3 नंबर के क्वेश्चंस जो होते हैं इसमें 3 जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उन्हें लिखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये जो 3 नंबर के क्वेश्चन है इसमें देखिए आपने एक तो वर्ल्ड हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आ गया बास्तिल का, फिर है मॉडर्न हिस्ट्री से आया है। मॉडर्न हिस्ट्री से कौन से, मुस्लिम लीग, दांडी मार्च, एनी बेसेंट, क्रिप्स मिशन, पूना पैक्ट, हैदर अली, ये सब। और फिर मिडिवल हिस्ट्री से, एंशियंट हिस्ट्री से ऐसे आए हैं क्वेश्चन। फिर ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें देखिए 10 क्वेश्चन है, 6 नंबर हर क्वेश्चन के लिए दिया है। तो देखिए राष्ट्रसंघ की असफलता के कारणों का वर्णन कीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री से आया हुआ क्वेश्चन है। राष्ट्रसंघ की असफलता के कारणों को हम डिफाइन करना है। बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में कनिष्क का मूल्यांकन कीजिए, ये है एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन, ठीक है। बौद्ध धर्म का संरक्षण में कनिष्क का क्या योगदान था, उसने कैसे अगर मंदिर बना, स्तूप बनाया है बौद्ध धर्म से रिलेटेड, या फिर संरक्षण दिया है कैसे, ये सब इसमें डिफाइन करना था। एक विद्वान के रूप में हर्ष पर एक टिप्पणी लिखी, ठीक है। खजुराहो के मंदिरों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, एमपी का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है एमपी का पर्यटन, उसमें ये खजुराहो के मंदिर को डिफाइन किया हुआ है। हुमायूं की असफलता के कारणों का वर्णन कीजिए, ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री से आया हुआ क्वेश्चन है हुमायूं की असफलता, क्योंकि उस जो है
बीच बीच में जो है कहा जाता है कि हुमायूं जो है गिरते गिरते आया और गिरते गिरते लड़खड़ाते हुए चला गया। तो उसकी क्या असफलता थी शासन में, उसकी नीतियों का वर्णन करना है। नादिर शाह के आक्रमण और उसके प्रभाव पर प्रकाश डालिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेक्ट्रम में आपको नादिर शाह के बारे में बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ मिलेगा। स्पेक्ट्रम का जो बुक रिव्यू है मैंने इसके पहले भी करा दिया है। पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणामों का वर्णन कीजिए। ठीक है, पानीपत का युद्ध किसके किनके बीच हुआ था, क्यों हुआ था, ठीक है, उसके क्या परिणाम थे और क्या इंडिया पर इफ़ेक्ट पड़ा, कौन विजय हुआ, ये सब आपको पढ़ना है। देखिए हर क्वेश्चन जो है उसको पकड़ना है, उसमें क्या पूछा है वो तो इम्पॉर्टेंट है, पर उसके आसपास की जो चीज़ें हैं उन्हें भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये था पानीपत का तृतीय युद्ध का परिणाम। आगे अगर चलते हैं तो समझ में आता है कि कर्नाटक युद्ध किन के बीच हुआ था, क्या परिणाम थे। देखिए कर्नाटक का युद्ध, अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी है तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आ जाता है, जो कि देखिए अंग्रेज़ों और किन के बीच, अंग्रेज़ों और पुर्तगालियों के बीच कर्नाटक का युद्ध हुए थे। कितने, 3 बार हुए थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अष्टप्रधान पर एक टिप्पणी लिखिए। अष्टप्रधान किनकी थी, अष्टप्रधान शिवाजी की इसमें थी, तो उनकी सभा में था ये अष्टप्रधान, तो उस पर टिप्पणी लिखना है। यानी कि यहाँ पे मराठा साम्राज्य का मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट आ गया है। फिर उन कारणों का वर्णन कीजिए जिन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान में सहायता की है। भारत में राष्ट्रवाद का उदय कहा हुआ है, ये भी स्पेक्ट्रम में टॉपिक दिया है कि भारत का राष्ट्रवाद के रूप में उदय। ठीक है, तो उसमें कौन से कारण जिम्मेदार थे, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। सूरत की फूट पर एक टिप्पणी, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, सूरत की फूट कैसे हुई, अंग्रेजों का वो जो सब आगमन हुआ उसमें। गांधी इरविन समझौता पर संक्षिप्त टिप्पणी, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। लॉर्ड वेलेजरी की सहायक संधि पर संक्षिप्त टिप्पणी, ये देखिए ये अंग्रेजों की जितनी भी नीतियाँ थी ना उनमें तो सारी इंपॉर्टेंट ही हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे सहायक संधि दी गई है, ये भी मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। स्वामी दयानंद एवं आर्य समाज के योगदान पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ये भी मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। ठीक है, स्पेक्ट्रम में इसे डिफाइन किया हुआ है स्वामी दयानंद सरस्वती जी और आर्य समाज के बारे में। देखिए अब थर्ड फेज आ जाता है, यानी कि तीसरा क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए इसमें भी 3 क्वेश्चन हमें पूछे जा रहे हैं और 15 नंबर का हर एक क्वेश्चन है, यानी कि टोटल 45 नंबर। वर्ड लिमिट इसकी 300 शब्द है। बात अगर करें तो प्रथम विश्व युद्ध के कारणों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के कारणों का विस्तार से वर्णन कीजिए। पहला विश्व युद्ध कैसे हुआ, क्या कारण थे, उसके क्या इफेक्ट हुए, ये सब इसमें बताया गया है। औरंगजेब की धार्मिक नीति का वर्णन कीजिए और इसके क्या परिणाम हुए। ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, कुछ मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड भी है, क्योंकि जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो है मुगल साम्राज्य जो है ना बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, और जो भी फिर शासक आते हैं उसके बाद वो सब अयोग्य ही घोषित होते हैं। तो ये औरंगजेब जो है लास्ट तो नहीं, पर जो शासन चलाने में जो सबसे तेज थे उनमें ये लास्ट ही थे। नेक्स्ट है ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव। तो आप अगर सिलेबस देखेंगे तो उसमें सबसे जो एक लाइन में लिखा हुआ है कि ब्रिटिश शासन का भारत की अर्थव्यवस्था और समाज पर क्या प्रभाव। तो देखिए सीधा क्वेश्चन उठकर आया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ठीक है, भोज परमार की उपलब्धियों के आधार पर उनका मूल्यांकन कीजिए। भोज परमार की क्या उपलब्धियाँ थी। ठीक है, परमार वंश के शासक, इनका राजा भोज का जो इसमें वर्णन करना है। इनका वर्णन किस प्रकार से होगा। इन्होंने एमपी में जो है ना बहुत सारे तीर्थ स्थल बनाए, जैसे कि भोजताल, भोपाल शहर की स्थापना करी, भोजताल का निर्माण किया, ये सब है ना। ठीक है, एक उनका चंपू कवि के रूप में भी उन्हें जानते हैं, तो ये सब इसमें डिफाइन करना था। ठीक है, नेक्स्ट आया रियासतों का भारतीय संघ में विलय कठिन समस्या थी, इसका समाधान किसका। देखिए अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर इंडिया की जो विभाजन था इसके बारे में अगर नॉलेज होगा तो आपको पता है कि इंडिया जो है विभाजन के समय बहुत सारी रियासतों में बटा हुआ था, और उसको जो है कनेक्ट करना, एक करना बहुत बड़ा चैलेंज था इंडिया के सामने। तो आपको पता होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो थे, इन्होंने भारत की को एक बनाने में और रियासतों को समझाकर उन्हें भारत में मिलाने में जो है ना बहुत बड़ा योगदान किया था। ये सब यहाँ पर उनका उन्हें भी डिफाइन, उनका नाम लिखना और उनके बारे में थोड़ा बहुत बताना, और क्वेश्चन को उस प्रकार से रियासतों को संघ को जो है किस प्रकार से एक विलय किया, एक भारत का निर्माण किया, ये सब इसमें डिफाइन करना था। तो देखिए ये था हमारा हिस्ट्री का जो पहला पार्ट ए वाला पोर्शन। सो ये था हिस्ट्री का पार्ट ए वाला पोर्शन।
सो फ्रेंड्स वो था पार्ट ए जो था, ये हिस्ट्री का पेपर था, जीएस पेपर फर्स्ट का। अब अगर बात करते हैं तो ये है जीएस पेपर फर्स्ट का ही पार्ट बी, जिसमें है जियोग्राफी का पेपर। ठीक है, हिस्ट्री के पेपर को हमने समझ लिया है कैसे आया था। अगेन वही सारी प्रोसेस होंगी जो है मैंने शुरुआत में जो वीडियो के समझाया कि कैसे पहले क्वेश्चन आते थे, अब कैसे आने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी कुछ ऐसे ही है। 3 × 15 यानी कि देखिए 3 नंबर के हर क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाले भी। उसी के बाद फिर वही लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, इसमें भी जो है 10 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 6 नंबर का है, यानी कि 60 है। ये जो था पहले का पेपर पैटर्न था, अभी जो है चेंज हो गया है, अभी मैंने आपको समझाया। तो चलिए अब जियोग्राफी का पेपर भी हम जल्दी से देख लेते हैं कि कैसा आया था। ठीक है, जियोग्राफी के पेपर में जो पहला क्वेश्चन था, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, सभी को पता है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, 3 नंबर के लिए क्वेश्चन था। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम तथा उसकी ऊंचाई देखिए, ये तो सभी को पता है, माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, देन उसके बाद पश्चिमी तटीय मैदान की उप विभाग बताइए। अगर आपने सिलेबस देखा है तो सिलेबस में लिखा है कि भारत के भू आकृतिक प्रदेश में जो है पश्चिम तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, उत्तर भारत का मैदान, ठीक है, मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, हिमालय पर्वत, ये सब आता है। देखिए उसी से क्वेश्चन आ रहे हैं। ये चोटी क्या है, हिमालय पर्वत से आया हुआ क्वेश्चन है। पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक है, भू आकृतिक प्रदेश से। ग्रेट बैरियर लीफ भित्ति कहाँ पर स्थित है। देखिए वर्ल्ड जियोग्राफी से आया हुआ क्वेश्चन है, पहली यूनिट है सिलेबस की। संयुक्त राज्य अमेरिका में डेंड्राइट किन उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी वर्ल्ड जियोग्राफी से आया हुआ क्वेश्चन है। किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। देखिए इन्वायरमेंट से आया हुआ क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस CO2 को कहते हैं हम। मध्य प्रदेश की 2 नदियों के नाम बताए जो दरार घाटी से बहती है और एस्चुरी बनाती है। देखिए भ्रंश घाटी से जो बहती है और एस्चुरी का निर्माण करती है, ये 2 ही नदियां हैं, एक तो है नर्मदा और एक तो है ताप्ती। नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से, ताप्ती नदी निकलती है बैतूल जिले के मुल्ताई से। ठीक है, कहाँ पर जाके गिरती है, अरब सागर में जाकर गिरती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट है नर्मदा नदी जबलपुर के निकट कौन सा जलप्रपात, ये भी सभी को पता होना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, देन ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है, वर्ल्ड जियोग्राफी से आया हुआ क्वेश्चन है, ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है। फिर देश का प्रथम परमाणु विद्युत ताप उपग्रह कहाँ स्थित है और कब से उत्पादन प्रारंभ इसमें किया हुआ है। ठीक है, तो ये इंडियन जियोग्राफी से आया हुआ क्वेश्चन है, किस जो है देश के कौन से ताप विद्युत गृह पहले लगा है, कैसे उत्पादन हुआ, ये सब। देखिए फैक्चुअल डाटा इसमें पटाख से हमको देना था और सीधे हमको 3 नंबर के ही इसमें आंसर मिल जाते हैं। मध्य प्रदेश के उन जिलों के नाम बताइए जो सर्वाधिक बीहड़ प्रभावित है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो चंबल नदी बीहड़ का निर्माण करती है। अब ये सिंपल हो गया कि चंबल नदी किस राज्य से होकर किस जिलों से होकर गुजरती है, MP के, तो वही मुरैना, भिंड, सब ये वाले। भू अभिनति को परिभाषित कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्राकृतिक आपदा, वही जो मानव के बिना हस्तक्षेप से मतलब उत्पन्न होती है प्राकृतिक आपदाएं, उदाहरण में वही भूकंप, सुनामी। अश्व अक्षांश से क्या समझते हैं, मध्य प्रदेश की सबसे कीमती खनिज प्रसिद्ध किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, हीरा के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि एकमात्र MP में ही मिलता है। तो ये थे 15 क्वेश्चन जो थे शॉर्ट वाले। ठीक है, 3 नंबर का हर क्वेश्चन था। नेक्स्ट आ जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में। पहला क्वेश्चन है वायुमंडल की संरचना बताइए। वायुमंडल की संरचना में क्या, उसके स्तर बताने हमको, कि पहले शोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, बाह्य मंडल, ये सब। महासागरीय निक्षेपों का स्रोत के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, भारत में मिट्टियों के प्रकार और उनका विवरण, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। भारत के उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन कीजिए। भारत में प्रमुख गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का उल्लेख कीजिए कि कौन से गैर परंपरागत है। चंबल नदी की प्रवाह प्रणाली की भौगोलिक विवरण दीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नदी से आया हुआ है, MP की। भारत के जूट उद्योग की विशेषताएं बताइए। भारत में बागवानी फसलों से फलों का महत्व बताइए तथा प्रमुख फल उत्पादन क्षेत्र बताइए। अगर आपने बहुत अच्छे से देखा हुआ है तो आपको समझ में आ जाएंगे कि कुछ भी क्वेश्चन जो है बिना सिलेबस के बाहर से नहीं आए हुए। सारे क्वेश्चन जो है सिलेबस में से ही हमको मिलते हैं। ये नदी का टॉपिक हो गया, उद्योग का हो गया, ठीक है, ये सब। सो अब नेक्स्ट आ जाता है मध्य प्रदेश के तांबा उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। देखिए MP का जो खनिज वाला टॉपिक है, MP की जो 3rd यूनिट दी है जो सिलेबस में, उसमें जो खनिज लिखा है बस उसी में से आया हुआ क्वेश्चन है कि तांबा उत्पादक क्षेत्रों का विवरण करना है, यानी कि कहाँ कहाँ मिलते हैं तांबा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों का प्रादेशिक विवरण, सीधे सिलेबस से आया हुआ क्वेश्चन है।
उत्तर में भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के स्थापित लौह इस्पात इस्पात के 4 संयंत्रों का विवरण देना है। मध्य प्रदेश के सीमेंट उद्योग के विकास उद्योग के बारे में बताइए। मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग कैसा है, उसका विकास कैसे हुआ, ये सब बताना था। अरावली की पहाड़ियों की धरातलीय दशा का वर्णन कीजिए। ठीक है, अरावली की पहाड़ियाँ मतलब उसकी धरातल कैसी है, कौन सी पहाड़ी है, क्या ऊंचाई है, ये सब। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का पर्यटन की दृष्टि से महत्व बताइए। बुंदेलखंड क्षेत्र में हमारे कौन कौन से पर्यटन स्थल आते हैं। ठीक है, जैसे खजुराहो हो गया। ठीक है, खजुराहो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और भी जो पर्यटन स्थल आते हैं वो सब डिफाइन करना था। मध्य प्रदेश भारत के दाल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। अपने विचार रखिए। तो इसमें बताना है कि एमपी में कौन कौन से दाल उत्पादक क्षेत्र है जो कि भारत में जो है एक इम्पॉर्टेंस देते हैं कि एमपी में इतनी ज़्यादा दाल होती है। देखिए, तो ये हो जाते हैं हमारे 6 नंबर वाले क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू पुराना जो पेपर पैटर्न था इसके न्यू पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है चेंज हो गया है। तो 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं अब। देन इसके बाद आ जाता है थर्ड क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखिए, मालवा पठारी प्रदेश का आर्थिक विकास बताइए। ठीक है, भारत में खनिज तेल पेट्रोल उत्पादक क्षेत्रों का विवरण दीजिए। भारत के जलयान निर्माण उद्योग की समीक्षा कीजिए। तवा घाटी परियोजना का मूल्यांकन जल प्रबंधन की दृष्टि से कीजिए। मध्य प्रदेश में मैग्नीज उत्पादन क्षेत्रों का विवरण करिए तथा उनका उपयोग बताइए। इसमें क्या है, पठारी प्रदेश एमपी से आया हुआ क्वेश्चन है, भारत के खनिज से आया क्वेश्चन है। देन जलवायु निर्माण जलयान निर्माण, फिर तवा घाटी परियोजना एमपी से आया हुआ क्वेश्चन है, और फिर आ जाता है मध्य प्रदेश में मैग्नीज उत्पादक, ये खनिज से आया हुआ क्वेश्चन है एमपी के। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। सो आई होप दोस्तों कि आपको जो है पेपर पैटर्न और कैसे क्वेश्चन कितने नंबर के लिए आए हैं ये सब समझ में आ गया है। और जो पार्ट ए और पार्ट बी जो मैंने अच्छे से अभी आपको डिफाइन किया है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये तो हमारा 2015 का जीएस पेपर फर्स्ट का जो हमने देखा है एनालिसिस पेपर का ये सब। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 2016 का जीएस पेपर फर्स्ट का एनालिसिस करेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी, यानी कि हिस्ट्री का भी और जियोग्राफी का भी। आई विश आपको भी पेपर समझ में आए हों। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और इन पेपर्स को जो है आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं या मेरी तरह लिख सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत तो हमें करनी ही चाहिए अगर इतना बड़ा एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो। और या फिर पीडीएफ भी आप प्रिंट करा सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर गाइस।